हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में बीएड के एक इंपॉर्टेंट पेपर जिसका नाम है अधिगम के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। दोस्तों ये जो पेपर है आपका इंपॉर्टेंट पेपर है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों कुछ जान लेते हैं यहाँ पर मापन और मूल्यांकन और आकलन के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपको जो है क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे मापन की। देख लेते हैं एक बार मापन क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मापन। मापन क्या है? मापन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग छात्रों की सफलताओं का सही अनुमान लगाने के प्रयास के संदर्भ में किया जाता है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि मापन कैसी प्रक्रिया है। अगर आपको ऑप्शन में मिलता है शब्द व्यापक तो आप टिक कर दीजिएगा इसे। मापन कैसी प्रक्रिया है? एक मापन जो है एक व्यापक प्रक्रिया है। याद रखिएगा, आपको आपसे जो है दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछा जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा मापन कैसी प्रक्रिया है? व्यापक प्रक्रिया है। आगे, जिसका प्रयोग छात्रों की सफलताओं का सही अनुमान लगाने के प्रयास के संदर्भ में किया जाता है। आगे देखते हैं। यह एक ऐसा पद है जिसका तात्पर्य किसी वस्तु, घटना आदि को किसी नियम के अनुसार आंकिक स्वरूप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। यह एक ऐसा पद है जिसका तात्पर्य किसी वस्तु, घटना आदि को किसी नियम के अनुसार आंकिक स्वरूप में अभिव्यक्त किया जाता है। किस स्वरूप में अभिव्यक्त किया जाता है? आंकिक स्वरूप में अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप और आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर मूल्यांकन की। मूल्यांकन क्या होता है? यहाँ से भी दोस्तों आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो अब देख लेते हैं एक बार मूल्यांकन। चलिए, मूल्यांकन। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, मूल्यांकन का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मूल्य का अंकन करना। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मूल्य का अंकन करना। आगे देखते हैं। मापन द्वारा किसी प्राणी या वस्तु को चिन्हों अथवा इकाई अंकों में व्यक्त किया जा सकता है। मापन द्वारा क्या होता है दोस्तों? किसी प्राणी या वस्तु को चिन्हों अथवा इकाई अंकों में व्यक्त किया जाता है, लेकिन इन चिन्हों द्वारा किसी वस्तु का अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता। किसी वस्तु के अर्थ को ग्रहण करने के लिए तथा मूल्य का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि किसी वस्तु के अर्थ को ग्रहण करने के लिए और मूल्य का निर्धारण करने के लिए, ठीक है दोस्तों, अर्थ को ग्रहण करने के लिए और मूल्य का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। आगे बात करते हैं। अन्य शब्दों में अगर कहें तो मापन द्वारा किसी वस्तु को अंक प्रदान किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मूल्यांकन द्वारा उसका मूल्य निर्धारण अथवा स्थिति को ज्ञात किया जाता है। मूल्यांकन द्वारा क्या होता है? मूल्य का निर्धारण किया जाता है और उस स्थिति को ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मूल्यांकन का। आगे, मूल्यांकन एक निरंतर, सौद्देश्यपूर्ण तथा विस्तृत प्रक्रिया है। दोस्तों ये जो है आपकी कैसी प्रक्रिया है? विस्तृत प्रक्रिया है, याद रखिएगा। और यहां पर अभी हमने मापन की बात की थी। मापन में क्या है? व्यापक प्रक्रिया है और ये है विस्तृत प्रक्रिया। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे हम आकलन की। चलिए देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आकलन। आकलन लोगों को सूचना संकलित करने की प्रक्रिया है। आकलन लोगों को सूचना संकलित करने की प्रक्रिया है। इसे विभिन्न माध्यमों से किया जाता है। आकलन और मूल्यांकन का आकलन जो है दोस्तों मूल्यांकन का छोटा रूप होता है। यहाँ पर
और यहीं आएगा। आकलन मूल्यांकन का छोटा रूप होता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर बात की जाए तो कैसा होता है, आकलन का रूप छोटा होता है जो किसी क्रिया को करने से पूर्व में ही की जाती है, यानी ये संक्षिप्त प्रक्रिया होती है और ये किसी क्रिया को करने से पहले ही की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप आकलन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अब दोस्तों यहां से जो है आपके जो क्वेश्चंस हैं आ चुके हैं, देख लेते हैं। चलिए, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है। फिर से देख लीजिएगा दोस्तों, आपको ऊपर बता चुके हैं, उन्हीं में से ये पूछा गया है आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं क्या कहलाता है दोस्तों, मूल्यांकन कहलाता है। तो आपका आंसर जाएगा ए को टिक कर लीजिएगा इसे। और आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। आकलन मूल्यांकन की प्रक्रिया है। आकलन जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया है, कैसी है ये? अभी आपको बताया था दोस्तों, सबसे लास्ट में आपको यही बताया, ये जो है आपकी संक्षिप्त प्रक्रिया है, यानी छोटा रूप होता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है दोस्तों? ये जो कथन है ये इरविन का है। राइट आंसर जाएगा आपका ए को, इरविन। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिए आप। अगला है आकलन का प्रकार है। ऑप्शन में है योगात्मक आकलन, उभयनिष्ठ आकलन, सी है आपका फॉर्मेटिव आकलन। तो यहां से दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा ये सभी, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, ये सभी जो है आपके आकलन के प्रकार हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों ये भी जो है आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। आकलन सूचना संग्रह तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करके ये जानते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है तथा अपने शैक्षिक अनुभवों द्वारा प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। यह कथन है दोस्तों, ये जो कथन है आपका होवा एवं फ्रीड का है। टिक कर लीजिएगा इसे ए, होवा एवं फ्रीड। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आकलन की विशेषता है। ऑप्शन ए है आपका मानवीकरण, बी है व्यावहारिकता, अगला है आपका उपयोगिता और डी है उपरोक्त सभी। तो यहां से दोस्तों जो आपका आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। टिक कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आकलन का क्षेत्र है। ऑप्शन में है शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में, बी गुणवत्ता का निर्धारण करने में, सी अनुसंधान करने में और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आकलन की बात की जा रही है तो आकलन इन सभी में ही, आकलन का क्षेत्र इन सभी में रहेगा। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा डी को, उपरोक्त सभी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। यह परिभाषा किसने दी? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जाता है। दोस्तों ये जो है आपकी डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसे आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा और ये हो सकता है पूछ लिया जाए। तो दोस्तों इसे फिर से देख लेंगे एक बार। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जाता है। यह किसने कहा है या यह परिभाषा किसने दी है? तो आपका राइट आंसर चला जाएगा ए को, गुड्स ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने कहा है मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया है? दोस्तों ये जो है आपका जेपी गिलफर्ड ने कहा है। राइट आंसर चला जाएगा आपका ए को, जेपी गिलफर्ड। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मापन की भूमिका है। ऑप्शन ए है वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना, डी है उपयुक्त सभी। तो यहां से दोस्तों जो राइट आंसर जाएगा आपका उपयुक्त सभी को चला जाएगा। टिक कर लीजिएगा उपयुक्त सभी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की।
मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह मूल्यांकन की परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो राइट आंसर जाएगा आपका कोठारी कमीशन को टिक कर लीजिएगा इसे, कोठारी कमीशन। क्या दी है डेफिनेशन? मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर चला जाएगा आपका कोठारी कमीशन को। यह किसने कहा है, यह परिभाषा किसने दी है? ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करेंगे। मापन का संप्रत्यय इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन है निर्णयों को मूल्य प्रदान करना, अगला है वस्तुओं को संख्या प्रदान करना, पदार्थों को संख्या प्रदान करना, वस्तुओं एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना। तो यहां से दोस्तों जो आपका राइट आंसर जाएगा डी को चला जाएगा, टिक कर लीजिएगा इसे, वस्तुओं एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना, क्योंकि यहां पर दोस्तों मापन का संप्रत्यय यानी मापन की बात की जा रही, तो राइट आंसर जाएगा आपका डी को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मूल्यांकन होता है ऑप्शन ए गुणात्मक, बी मात्रात्मक, सी गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मूल्यांकन होता है ये आपका गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों ही होता है। ये दोस्तों जो प्रश्न है आपका यूपी टेट और सी टेट में भी कई बार पूछा गया है, मूल्यांकन कैसा है होता है। तो दोस्तों आंसर जाएगा आपका गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंतराल मापनी का उदाहरण है ऑप्शन ए वर्ष, बी महीना, सी सप्ताह, डी उपयुक्त सभी। तो अंतराल मापनी की अगर बात करें तो दोस्तों ये सभी को जाएगा आपका आंसर उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है ऑप्शन ए शाब्दिक स्तर में, अंतराल स्तर में, क्रमिक स्तर में, अनुपात स्तर में। तो दोस्तों सत्य शून्य की अगर बात की जाए तो ये अनुपात स्तर में विद्यमान रहता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। आकलन का परिमाणात्मक उपकरण है, आकलन का परिमाणात्मक उपकरण है। ऑप्शन है परीक्षा, बी मापनी, सी निर्धारण मापनी। तो दोस्तों आंसर चला जाएगा ये सभी। यहाँ पर जो दिए जा रहे हैं ये आकलन के परिमाणात्मक उपकरण हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? तो दोस्तों मापन का जो सबसे ऊंचा स्तर होता है वो होता है अनुपात स्तर, टिक कर लीजिएगा इसे, डी को। आगे बात करते हैं। नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है ए क्रमिक मापनी का, बी सम अंतराल मापनी का, डी ए और बी दोनों का, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नैदानिक थर्मामीटर जो है सम अंतराल मापनी का है, टिक कर लीजिएगा इसे, डी बी को। आप आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? यहां पर वास्तविक शून्य बिंदु की बात की जा रही, तो दोस्तों ये जो है आपका अनुपात मापनी में होता है, टिक कर लीजिए बी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए मापन आंकड़ों को मात्रात्मक बनाने की प्रक्रिया है, बी क्रमिक मापनी मापन स्तर को सबसे निचला स्तर है, क्रमिक मापनी जो है मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है। अगला है घनिष्ठ परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होते हैं। अगला है योगात्मक आकलन किसी पाठ्यक्रम के अंत में लिए जाते हैं। तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां से आपका आंसर चला जाएगा बी को, क्रमिक मापनी मापन स्तर की सबसे निचला स्तर है। आंसर बी टिक कर लीजिएगा इसे। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। आकलन को अधिगम के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में आकलन ही अधिगम के समस्त पक्षों का निर्धारण करता है। प्रत्येक बिंदु पर आकलन तथा उसके अनुरूप अधिगम व्यवस्था संपन्न होती है। इसमें अधिगम एवं आकलन दोनों पृथक रूप से न होकर एक दूसरे के पूरक के रूप में होते हैं। अधिगम के रूप में आकलन को इस प्रकार परिभाषित किया है। इस यानी ये परिभाषा दोस्तों जो है किसने दी है? इसका आंसर चला जाएगा ए को, श्रीमती आर के शर्मा ने। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करेंगे। कृष्णा अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर
अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यानी कृष्णा जो है अपनी कक्षा के यानी अपनी पूरी क्लास को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और जब वापस आती है तो विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर बातचीत करती है। यह किसकी ओर संकेत करता है? यानी यह की ओर संकेत करता है। ऑप्शन में है लिखने का सीखने का आकलन, बी है सीखने के लिए आकलन, और बी आपका सी है आकलन का सीखना या आकलन के लिए सीखना। तो दोस्तों ये जो आंसर जाएगा आपका ए को जाएगा सीखने के लिए आकलन। दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी दोस्तों टेट और सी टेट में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो देख लीजिएगा इसे एक बार फिर से। कृष्णा जो है अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, यानी कि घुमाने के लिए ले जाती है और वापस आती है तो जो घुमा है उस पर चर्चा करती है। तो यह किस ओर संकेत करता है? सीखने के लिए आकलन पर। ठीक है दोस्तों, टिक लीजिएगा इसे और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं। ऑप्शन ए मानकीकृत परीक्षण के प्रशासन द्वारा, बी है स्थानीय विकसित परीक्षण के प्रशासन द्वारा, और सी है प्रेक्षण द्वारा, और डी उपरोक्त सभी। तो यहां से दोस्तों मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं, इन सभी के लिए राइट आंसर चला जाएगा आपका डी को, उपरोक्त सभी। अगला है सहकर्मी आकलन है। ए अपने सहपाठियों के कौशलों का आकलन, बी शिक्षक निष्पादन का आकलन, और सी है आपका सहकर्मी निष्पादन आकलन, डी माता पिता की अपेक्षा का आकलन। सहकर्मी आकलन की बात की जाए तो राइट आंसर चला जाएगा आपका सी को, सहकर्मी निष्पादन का आकलन। अगले प्रश्न की बात करेंगे। यह परिभाषा किसने दी? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। ऑप्शन ए गुड्स, बी रेमर्स एंड गेज, सी क्वेलिन एवं हन्ना, और डी है आपका जेपी गिलफर्ड। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जाता है। ये जो है दोस्तों डेफिनेशन आपकी गुड्स ने दी है, राइट आंसर ए को जाएगा और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है। यह कथन किसका है या यह परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों ये जो परिभाषा है गिलफर्ड ने दी है, राइट आंसर जाएगा आपका ए को, जेपी गिलफर्ड। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है, यह कथन किसका है, यह परिभाषा किसने दी है, तो आप आंसर में गिलफर्ड को टिक करेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे। मापन की भूमिका है वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना या उपरोक्त सभी। तो यहां से दोस्तों जो आपका आंसर जाएगा डी को चला जाएगा, उपरोक्त सभी। शायद यह प्रश्न ऊपर भी डिस्कस किया जा चुका है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह किसने कहा? तो दोस्तों ये जो है कोठारी कमीशन ने कहा है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर दोस्तों, राइट आंसर सी को जाएगा, टिक लीजिएगा इसे। अगले प्रश्न की बात करेंगे। मापन का संप्रत्यय इनमें से किससे संबंधित है? दोस्तों ये जो प्रश्न है ऊपर डिस्कस किए जा चुके हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों यहां पर अब हम बात करेंगे मापन के कुछ प्रकार की। तो देख लेते हैं, यहां पर मापन के कुछ प्रकार बता रहे हैं, यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, यहां से जो आपको प्रश्न है कम से कम 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे मापन के प्रकार से। तो देखते हैं, मापन जो है सबसे पहला आता है मापन के प्रकार में आपका मानसिक या सामान्यीकृत मापन। ठीक है दोस्तों, तो मापन जो है आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मानसिक या सामान्यीकृत मापन, और दूसरा है भौतिक या निरपेक्ष मापन, और तीसरा है आपका इप्सेटिव मापन, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका इप्सेटिव मापन। इससे आपको क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे मानसिक या सामान्यीकृत मापन की। देख लेते हैं क्या होता है। मानसिक या सामान्यीकृत मापन से तात्पर्य उस मापन से होता है
जिसके द्वारा व्यक्ति के मानसिक गुणों, आदतों तथा मनोवृत्ति का मापन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जब मानसिक या सामान्यीकृत मापन की बात की जाए तो मानसिक से आप पता कर सकते हैं ये जो है व्यक्ति के मानसिक से जुड़ा हुआ होगा, यानी मानसिक गुणों से, आदतों से, अथवा मनोवृत्ति का मापन, इसमें क्या होता है मनोवृत्ति का मापन भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा मानसिक मापन के लिए। आगे बात करते हैं सामान्य तथा शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शिक्षणों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई परम शून्य नहीं होता है। दोस्तों याद रखिएगा आपका जो मानसिक या सामान्यीकृत मापन है परम शून्य नहीं होता है, इसलिए इसके परिणामों की व्याख्या गणितीय आधार पर नहीं की जा सकती। ठीक है दोस्तों, कौन सा मापन है जिसके परिणामों की व्याख्या गणितीय आधार पर नहीं की जा सकती? मानसिक या सामान्यीकृत मापन। आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं भौतिक या निरपेक्ष मापन की। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं भौतिक या निरपेक्ष मापन की। यहां क्या है, भौतिक मापन से तात्पर्य उस मापन से होता है जिसमें ऐसी वस्तुओं का मापन किया जाता है जो वातावरण में भौतिक रूप से उपस्थित होती है। जब यहाँ पर भौतिक की बात आएगी तो वातावरण की भी बात आएगी, वातावरण में भौतिक रूप से उपस्थित होती है। इसमें मापन की इकाई निश्चित होती है। इसमें दोस्तों क्या होता है, भौतिक मापन में मापन की जो इकाई है निश्चित होती है तथा इस मापन में परम शून्य की स्थिति को भी उपस्थित होती है। तो याद रखिएगा भौतिक मापन में जो है आपकी परम शून्य की स्थिति भी होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेगा। अगला आगे बात करेंगे यहाँ पर, इसमें पैमाने का प्रारंभिक बिंदु शून्य से प्रारंभ होता है। भौतिक मापन में दोस्तों जो है पैमाने का जो प्रारंभिक बिंदु है वो कहां से प्रारंभ होता है? शून्य से। याद रखिएगा दोस्तों, ये याद रखने वाली बात है। आगे इसमें विभिन्न प्रकार के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे लंबाई, दूरी, ऊंचाई आदि। ठीक है दोस्तों, आगे अगले प्रश्न की बात करेंगे यानी अगली बात करेंगे यहां पर इप्सेटिव मापन की। इप्सेटिव मापन क्या है दोस्तों? इससे जो है आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि ये जो है ये परीक्षण सबसे पहले किसने दिया, तो आपका आंसर जाना चाहिए रेमंड कैटल को। यहाँ पर दिया भी गया है, इप्सेटिव शब्द का प्रयोग परीक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम रेमंड कैटल ने किया। तो याद रखिए रेमंड कैटल को आपको भूला नहीं है, जब भी इप्सेटिव की बात की जाए तो आप रेमंड कैटल पर टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे ये मानसिक मापन के विपरीत होता है। ये किसका विपरीत रूप है दोस्तों? मानसिक मापन का। मानसिक या सामान्यीकृत मापन का ये विपरीत रूप होता है। अभी आपको बताया था मानसिक मापन जो है इसे सामान्यीकृत मापन भी कहा जाता है। तो यहां पर है मानसिक मापन का विपरीत रूप होता है ये। आगे बात करते हैं, कई बार व्यक्ति को बाधिक चयन करना पड़ता है। कई बार व्यक्ति को बाध्य चयन करना पड़ता है, इसी को कैटल ने इप्सेटिव मापन कहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये हो गए आपके मापन। आप चाहे तो इनका एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इससे पहले भी कई वीडियो दे चुके हैं, तो अगर और डिटेल में आप देखना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। सबसे उच्च स्तर का मापन पैमाना माना जाता है। तो दोस्तों सबसे उच्च स्तर का ये इस पर भी बात कर चुके हैं, ऊपर अनुपात मापन है। अगला इप्सेटिव मापन शब्द का प्रयोग परीक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसने किया था? अभी दोस्तों आपको बताया है, जब भी इप्सेटिव मापन की बात की जाए तो आंसर जाएगा रेमंड कैटल को। ठीक है दोस्तों, तो आंसर टिक लीजिएगा बी। आगे मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन है। दोस्तों ये जो कथन है आपका स्टीवेंस का है, टिक लीजिएगा एस स्टीवेंस। किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, तो आंसर जाएगा आपका ए स्टीवेंस। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि मापन के सारे यंत्र एवं साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं
तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी, यह कथन किसका है? दोस्तों ये जो कथन है आपका रॉस ने दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। रॉस ने क्या कहा है कि यदि मापन के सारे यंत्र एवं साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे अगले प्रश्न की बात करेंगे। मापन की विशेषताएं, आंकिक स्वरूप, वैज्ञानिक प्रगति का मूल आधार, निरपेक्ष शून्य बिंदु का अभाव या उपरोक्त सभी। तो यहां से आंसर जाएगा आपका डी को, उपरोक्त सभी मापन की विशेषताएं, आंकिक स्वरूप, वैज्ञानिक प्रगति का मूल आधार, निरपेक्ष शून्य बिंदु का अभाव। अगले प्रश्न की बात करेंगे। मापन का प्रकार है मानसिक या सामान्यीकृत मापन, भौतिक या निरपेक्ष मापन, इप्सेटिव मापन, उपरोक्त सभी। मापन के ये सभी प्रकार हैं, अभी दोस्तों आपको बताए थे ये तीनों ही प्रकार। ठीक है, याद रखिएगा, टिक कर लीजिए। आगे बात करते हैं। जिस मापन के द्वारा व्यक्ति की आदतों, मानसिक गुणों एवं मनोवृत्तियों को मापा जाता है उसे कहते हैं। दोस्तों आपको बताया था जब भी मन से जुड़ी हुई बात आती है, यानी मानसिक रूप से जुड़ी हुई कोई बात आती है, तो आपका आंसर जो जाएगा मानसिक या मानकीकृत मापन को टिक कर लीजिएगा, इसे आंसर ए। क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि जिस मापन के द्वारा व्यक्ति की आदतों, यहाँ पर व्यक्ति की आदतों की बात की जा रही है, मानसिक गुणों की बात की जा रही है और यहाँ पर मनोवृत्तियों को मापने की बात की जा रही है, तो आपका आंसर चला जाएगा ए को। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करेंगे। जिस मापन में परम शून्य की स्थिति विद्यमान रहती है उसे कहा जाता है। जिस मापन में परम शून्य की स्थिति विद्यमान रहती है उसे कहा जाता है दोस्तों, उसे भौतिक मापन कहा जाता है। टिक कर लीजिएगा, इसे भौतिक मापन। आपको बताया था ऊपर ही की परम शून्य की स्थिति किसमें विद्यमान रहती है? भौतिक मापन में। या भौतिक मापन को क्या कहा जाता है दोस्तों? निरपेक्ष मापन। ठीक है दोस्तों, अभी आपको बताया था। अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहां पर जिस मापन में व्यक्ति के समक्ष चयन की बाध्यता होती है उस मापन को कहा जाता है। याद करिएगा दोस्तों, इप्सेटिव मापन जब आपको बताया था तो इसमें सबसे लास्ट में यही लाइन थी कि व्यक्ति के समक्ष चयन की बाध्यता होती है इसमें, तो उसे क्या कहा जाता है? इप्सेटिव मापन कहा जाता है। टिक कर लीजिएगा, इसे आंसर सी, इप्सेटिव मापन। अगले प्रश्न की बात करेंगे। इप्सेटिव मापन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, आपको बता चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, रेमंड कैटल ने किया था। टिक कर लीजिएगा इसे भी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।